हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास है। और इसी 12th क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आपका हिस्ट्री को देखेंगे। और हिस्ट्री में हमारा जैसे आपको पता है लेसन नंबर 7 चल रहा है और हम लोग विजयनगर साम्राज्य को देख रहे थे। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। तो विजयनगर को हम लोग पढ़ चुके हैं। विजय का शहर या फिर एक शहर या एक आपका साम्राज्य के रायन के रूप में। तो कॉलिन मैकेंजी के बारे में हमने पढ़ लिया। राय, नायक और सुल्तान कौन हुआ करते थे, इनके बारे में हम लोगों ने देख लिया। क्लियर है? देख लिया। फिर हमने पढ़ा यहाँ तक। कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी प्रकार? शासक और युद्ध कला, इन संबंधी चीजों को हमने देख लिया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी प्रकार का? आगे बढ़ जाए। साम्राज्य का चरमोत्कर्ष काल और पतन की स्थिति क्या रही। ठीक है, हरि और बूका नामक दोनों भाइयों को देखा। राय और नायक कौन हुआ करते थे हमने देखा। तो जैसे यहाँ आपको बताने का प्रयास किया गया है कि नायक कौन थे। तो आमतौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमणशील रहते थे। कई बार बसने के लिए उपजाऊ भूमि की तलाश करने वाले किसान उनके साथ देते थे। इनको प्रमुख को नायक कहते थे। तो क्या थे ये? आपका साम्राज्य की शक्ति का प्रयोग करने वाले सेना प्रमुख होते थे। क्लियर है? इनको हमने। अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीति है। तो जो अमर नायक प्रणाली है वो साम्राज्य की, विजय साम्राज्य की एक प्रमुख शैली है। क्लियर है? ये हमको देखना और इस पर हमको बात करनी अमर नायक शैली के। और ये जो आपके कमांडर थे इन सबको हमने देख लिया। राय की हमने इत्यादि की बात की। दिए गए क्षेत्र में हम लोग इन सबको देख लेते हैं। अमर नायक राज्य का वर्ष और इन सब चीजों को आपका मिल जाते हैं, बात करते हैं। तो कल हम विजयनगर साम्राज्य की परिप्रेक्ष्य में इन सब चीजों को देख रहे थे। ठीक है, और इन सारे परिप्रेक्ष्य को हमने गौर करके देखा कि राजधानी और उसके परिप्रेक्ष्य को हम देख रहे हैं। अब हम उस समय में सबसे प्रसिद्ध शहर एक विजयनगर की और रुख करते हैं। अधिकांश राजनीतियों की तरह ही भी एक विशिष्ट भौगोलिक रूपरेखा और स्थापत्य अभिशैली परिलक्षित अभिलक्षित होती है। जिस तरह से हम शहरों की जानकारी पढ़ रहे हैं, शहरों की राजनीति के बारे में पढ़ रहे हैं, उन चीजों को देख रहे हैं, उनके अधिकांश रूप को बात कर रहे हैं, तो ये हमको सारी चीज एक एक करके इसमें दिखाई देगी भाई आखिर में क्या कुछ है और कैसे कुछ हो रहा है। नक्शे पर बने 3 आंचलों को पहचानिए। मध्यम भाग को देखिए। आप नदी से जुड़ी हुई वहां चीजें और नहरों को देख सकते हैं और कितने किलेबंदी तारबंदी को देखा जा सकता है। क्लियर है? ये थोड़ा हम देख सकते हैं। शहर के विषय की खोज, जो शहर है उसके विषय की क्या खोज है, थोड़ा इसको हम लोग देख सकते हैं और हम बात कर सकते हैं। विजयनगर के राजा तथा उनके नायकों की बड़ी संख्या में अभिलेख मिले हैं, जिसमें मंदिरों को दिए जाने वाले उल्लेख तथा महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण है। कई यात्री शहर की यात्रा में और इसके बारे में लिख सकते हैं। सबसे उल्लेखनीय वृत्तांत निकोलो दा कांती का इतावली साम्राज्य में अब्दुल मसाक रज्जाक ने फारस के राजा के दूत अफगानी निकेतियन नामक रूस का एक व्यापारी, जिन्हें 15वीं शताब्दी में शहर की यात्रा की और इन डेमेनियस पुर्तगाल फांसुई के बारे में इन सबसे आपकी अच्छी बात की है। क्लियर है? तो देखने का तरीका आप देख सकते हैं इसके समय के टाइम पीरियड में कौन कहाँ का शासक, कौन कहाँ का रूप। आगे बढ़े। विशाल फैला हुआ शहर डिम्यूगो पेस द्वारा लिखा गया विजयनगर शहर का वर्तमान उल्लेख किया है। डिमोगो ने लिखा है कि विजयनगर शहर के वर्णन के बारे में लिखा है। इस शहर के परिमाण में नहीं लिखा रहा है क्योंकि यह एक स्थान पूरी तरह से नहीं देखा जा सकता, पर एक पहाड़ की तरह चल सकता है और इसका एक बड़ा भाग देख पाया है।
पूरी तरह से, क्योंकि कई पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है और मैंने देखा है कि जो मुझे रोम जितना विशाल प्रतीत होता है और देखने में अत्यंत सुंदरात्मक, और पेड़ों के कई उपवन हैं, आवास के बीच बगीचों में तथा पानी की नालियों के बीच में आती है। कई स्थानों पर झील हैं, राजा के महल के समीप ही आपके खजूर के पेड़, बगीचे और अन्य फल प्रदान करने वाले ये आपके वृक्ष इत्यादि यहाँ पर हमको बहुत अच्छे से देखने के लिए मिलते हैं। क्लियर है? अब आप देखिए, जल संपदा को हम लोग देख रहे हैं। विजयनगर साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति के विषय में सबसे चौंकाने वाला तथ्य है तुंगभद्रा नदी पर निर्मित एक प्राकृतिक कुंड। कह रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप फैक्ट की बात करोगे भौगोलिक में, तो वो तथ्य क्या है, तुंगभद्रा नदी पर एक आपका नेचुरल कुंड, कुंड मतलब जहाँ पानी इकट्ठा होता है। यह नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती है, तो उत्तर और पूर्व यानी कि इस तरफ बहती है। अभी देखेंगे हम उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। कौन सी नदी बह रही है? तुंगभद्रा। आसपास के भूदृश्य में ग्रेनाइट की पहाड़ियां परिपूर्ण है। शहरों के चारों ओर करधान निर्माण करती है। पहाड़ियों में कई जाल आकार मिलते हैं। लगभग सभी धाराओं के साथ साथ बांध कर बनाकर अलग अलग आकार में होज बनाए गए हैं। कैसे अलग अलग? चूंकि ये प्रायद्वीप के सबसे शुष्क क्षेत्र में से एक है, इसलिए पानी के संचय में इसे शहर तक ले जाने का प्रबंध करते हैं। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण होज में से एक निर्मित है 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में, जो आज भी आपका कवलमपुरम जलाशय कहा जाता है। होज के पानी से न केवल आसपास के खेतों में सिंचाई की जाती है, बल्कि नहर के माध्यम में राजकीय केंद्र तक भी इसको ले जाया जा सकता है। जो राजकीय सेंटर पॉइंट है, वहां तक हम इसको ले जा सकते हैं कि आपका वो सेंट्रल पॉइंट कहाँ है जहां हम उसका एक्सचेंज या ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर है? इन सबको हम लोग देखें। सबसे महत्वपूर्ण जल समाधि संरचनाओं में से एक हरिया नहर को आज भी भग्नावशेष के बीच में देखा जा सकता है। इस नहर को तुंगभद्रा पे बांध से पानी लिया जाता है। धार्मिक केंद्र और शहरी केंद्र को अलग अलग घाटियों को संचित करने का प्रयोग किया जाता है। संभवतः इसका निर्माण संगम वंश के राजाओं के द्वारा कराया गया था। कह रहे जो इसका निर्माण है वो किसने किया था? संगम वंश के जो राजा हैं उनके द्वारा कराया गया था। किलेबंदी और सड़कों को हम लोग आपका देख रहे हैं कि क्या परिस्थिति है, कहाँ किलेबंदी थी। इसमें सबसे पहले हम शहर के विभिन्न भागों को गहन परीक्षण करेंगे, तो हम उनके विशाल किलेबंदी की दीवारों पर नजर डालेंगे। उनमें घेरा गया था कि 15वीं शताब्दी में फारस के शासक के द्वारा कालीकोट यानी कोजीखेड़ा भेजा गया और अब्दुल रजाक किलेबंदी में बहुत प्रभावित था। उसे दुर्ग की 7 पंक्तियों का उल्लेख मिला है। यहाँ न केवल शहरों में बल्कि प्रयुक्त आसपास के क्षेत्रों में, जंगलों में भी इसे घेरा गया है। ठीक, बल्कि कृषि में प्रयुक्त आसपास क्षेत्र में जंगल को भी घेरा गया है और सबसे बाहरी दीवार के चारों ओर पहाड़ियों के आसपास को जोड़ती है और विशाल राजनीतिक संरचना में थोड़ी सी सरकुंडा थी। जोड़ने वाली किसी भी वस्तु का निर्माण करने में कहीं प्रयोग नहीं किया जा सकता है। पत्थर के टुकड़ों को फनाकार थे और उनके कारण ही पत्थर के टिके रहते थे। दीवार के अंतर्भाग मिट्टी मलबे का मिश्रण बना हुआ था। वर्गाकार और आयताकार बुर्ज शहर की ओर निकलते थे। इस तरीके से हम इनको देखते थे। इस किलेबंदी में महत्वपूर्ण बात यह थी कि खेतों को घेरा जाता था और अब्दुल रजाक लिखा ने पहली और दूसरी और तीसरी दीवारों पर भी जुते हुए खेत, बगीचे और आवास हैं। जैसे हैं आवास हैं और पेशा कहते हैं। पहली बार परिवहन शहरों में प्रवेश करते, दूसरी खेतों तक हैं जिनमें वो धान उगाते हैं। कई धान बहुत जल्द 2 झीलों में लाए जाते हैं। इन कथनों में आज भी पुरातत्वविद पुष्टि की गई है, जिन्हें धार्मिक केंद्र और नगरीय केंद्रों के बीच एक कृषि क्षेत्र के साक्ष्य खोज निकाले हैं। व्यापक नहर प्रणाली के माध्यम से सींचा जा सकता था और तुंगभद्रा से जल लाया जाता था। तो जितना भी ये सब कुछ इसमें हो रहा था वो आपका तुंगभद्रा नदी ही इसमें इंपॉर्टेंट। अब देखिए तुंगभद्रा नदी ही क्या कर रही है, ये सब ट्रांसफर कर रही है। अब सबसे पहले आप पिछले मैप में मैं आपको तुंगभद्रा दिखाने का प्रयास किया था। अब देखिए
ये है तुंगभद्रा, यही है मेन, ये इसके ऊपर कृष्णा है। तो तुंगभद्रा और कृष्णा के जो बीच का क्षेत्र है ये तो विजयनगर था, और कृष्णा और तुंगभद्रा का क्षेत्र, अब ये इसका सेंटर पॉइंट है, और ये नदी इस रूप में ही तो निकल कर आ रही है ये वाला, और ये बह रही है कृष्णा, हालांकि इसको तुंगभद्रा बताया गया है इनमें, और ये कौन सी है, ये तुंगभद्रा है, और ऐसे बह गई है, ठीक। और कुछ ये सेंटर भाग है, इसी से ऐसे नहर वगैरह जोड़कर निकाली गई है। तो सब कुछ इस नहर ही डिपेंडेंट थी। तुंगभद्रा नदी विजयनगर साम्राज्य को सबसे ज्यादा जल संपदा और हर चीज में परिपूर्ण करने वाली आपका जीवन दायनी के लाइफ लाइन की तरह ही यूज की जा रही। तो आगे बढ़ जाए, चलिए। हौज जलाशय का निर्माण किस प्रकार होता था, कि जो हौज है और वहां के जलाशय हैं उनका निर्माण किस प्रकार था। कृष्ण देव राय द्वारा बनाए गए जलाशयों के विषय में आपका एक पेश लिखता है। राजा एक जलाशय बनाया दो पहाड़ियों के मुख विकार, जिससे दोनों के पहाड़ियों पर आने वाला सारा जल इकट्ठा हो। इसके अलावा 9 मील से भी अधिक की दूरी पाइपों में आती है जो बाहरी श्रृंखला के नीचे हिस्से तक बनती है। जल एक झील से लाया जाता है। छलकाव खुद को एक छोटी नदी में मिलता है। जलाशय 3 विशाल स्तंभों पर बने हैं और खूबसूरती से आपका चित्र कोढ़ा गया है, और पाइपों के माध्यम से जिसे अपनी बीचों के बीच खेतों की सिंचाई के लिए पानी और आपका जलाशय द्वारा बनाए गए इस राज्य को पूरी तरह पहाड़ी का तुड़वा दिया गया है। जलाशय में मैंने इतने लोगों को कार्य करते हुए देखा है जो आपका 15 से 20 हजार की आमदनी थी और चींटियों की तरह। कैसे थे? 15 से 20 हजार की आमदनी थी और ये सब आपका चींटियों की तरह रहते थे। इनको हम देखते, क्लियर है ये आपको देखा। चलिए आगे बढ़ जाए। अब देखिए, राज के केंद्र की ओर ले जाती कृत्रिम जल प्रणाली। कृत्रिम मतलब जो हमने हाथ से बनाया। इस प्रकार के सिस्टम के माध्यम से पानी को या जल को बहुत आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया गया। क्लियर है? एक एक जल जो है, जल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बहुत सारी चीजों में। क्लियर है? जो हमको देखना चाहिए। आगे बढ़े। आपके विचार में कृषि क्षेत्र में क्लेबंद भूभाग क्यों असहमत है? मध्यकालीन घेरबंदी में मुख्य उद्देश्य प्रतिपक्ष खाद्य सामग्री से वंचित करने का समर्पण किया, बाध्य करना है तथा घेराबंदी कई महीनों और कई वर्षों तक चल सकती है। आमतौर पर शासक ऐसी परिस्थितियों में निपटाने के लिए क्लेबंद क्षेत्र के भीतर ही विशाल अन्नागार का निर्माण कराते हैं। विजयनगर के शासकों ने पूरे कृषि भूभाग को बचाने के लिए एक अधिक महंगी तथा व्यापक नीति को अपनाया। कह रहे कि विजयनगर के जो पूरे कृषि भूभाग को बचाया जा सके, उन्होंने एक महंगी चीजों को अपनाया। महंगी मतलब क्योंकि उससे जल के जो मुख्य स्रोत है तुंगभद्रा नदी से जल की सिंचाई करने के लिए इस तरीके से नाली बनाना या जो नहर के रूप में लाना एक बड़ा महंगा काम था उस जमाने में। दूसरी, किलेबंदी नगरीय केंद्र के आंतरिक भागों के चारों ओर बनी हुई थी। तीसरा था, शासकीय क्षेत्र को घेरा गया, जिससे महत्वपूर्ण इमारतों के प्रत्येक समूह को अपनी ऊंची दीवारों पर घेरा जा सकता। दुर्ग में प्रवेश करने की अच्छी तरह से सुरक्षा और प्रवेश द्वार थे जो शहरों के मुख्य सड़कों पर जकड़ते थे। प्रवेश द्वार विशिष्ट सत्यापन के नमूने थे जो अक्सर उनके संचारों को परिभाषित करते थे, जिससे प्रवेश को नियंत्रित करके किलेबंदी बस्ती के साथ की जाने वाली प्रवेश द्वार को बनाई जाती थी। मेहराब और साथ ही ऊपर बनाई गई गुम्मद को आपका तुर्की शासक के स्थलों पर चरित्रवान की मानी जाती है, और कला इतिहासकार और शैली को इंडो इस्लामिक भी कहते हैं। कैसी क्या मिलती है? इंडो इस्लामिक, क्योंकि इसका विकास क्षेत्र स्थानीय स्थापत्य कला के परंपराओं के संपर्क में आने से भी हुआ है। बहुत सारी कला परंपरा ऐसी है जो इनके साथ आई हैं, और इनके साथ आने के साथ एक दूसरे के व्यापक जो मिलन है, उन व्यापक
मिलन के माध्यम से हुआ है। क्लियर है? और इन व्यापक मिलन के माध्यम से इन सब चीजों को देखा गया है कि क्या किस तरीके से, और ये भी हमने देखने का और जानने का प्रयास किया है कि आखिर में ये किस प्रकार है। तो देखिए, किलेबंदी दीवार पर बनाया गया एक प्रवेश द्वार है। इनको दो प्रवेश द्वारों के बीच समानताओं तथा विभिन्नताओं का वर्णन है, जिनके जरिए आप इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला को देख सकते हैं। और एक गोपुरम हमको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, ये गोपुरम है। और मैंने आपको पहले बताया है कि दक्षिण भारत के जो भी आपके प्रवेश द्वार है मंदिरों के, उन सारे प्रवेश द्वार को क्या कहा गया है? गोपुरम कहा गया है। क्या कहा गया है? गोपुरम। देख लिया, गोपुरम कहा गया। और पुरातत्वविद ने शहर के अंदर तथा वहां के सड़कों का अध्ययन किया है और पहचान प्रवेश द्वारों से होकर गुजरने वाले रास्तों का अनुरेखण किया गया है। सड़कें सामान्यतः पहाड़ी भूभाग पर बचाई होकर है, इधर उधर घूमती हैं। महत्वपूर्ण सड़कें राम मंदिर के प्रवेश द्वार से बढ़ी हुई इनकी ओर आगे बाजार की ओर इसको ले जाती है। क्लियर है? ये बाजारों से भी जुड़े हुए केंद्र के रूप में दिखाई देगा। हो गया। तो आपने गोपुरम को पढ़ा, वहां की किलेबंदी, मेहराब और इंडो इस्लामिक के जो कुछ पहचान हमको मिली वो भी हमने देखा। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।